सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम जय श्री कृष्णा है। ये जोरहाट आसाम से मेरे पास कुंडली आई है और ये व्यवसायी हैं, बहुत अच्छे और बहुत बेहतर व्यवसायी है। मतलब ये कहा जा सकता है कि इनके पास अच्छी खासी संपत्ति है। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में बहुत अधिक मात्रा में धन क्यों और कैसे होता है। जब आप अपनी कुंडली को देखें तो उसमें कैसे समझें कि आपके पास एक बेहतर धन के इकट्ठा होने का योग है या फिर बहुत अधिक मात्रा में आप धन संचयकर्ता हो सकते हैं या धनवान बन सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है उसमें सबसे पहले आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति को देखना होगा कि लग्नेश कहाँ बैठे हैं और किसके साथ बैठे हैं। जैसे इनकी कुंडली में लग्नेश बुध यहीं बैठे हैं तो भद्र योग तो पहले ही बन के व्यक्ति सुंदर होता है, सुशील होता है, ज्ञानी होता है, गुणी होता है, स्वास्थ्य से ठीक होता है, देखने में बड़ा सुंदर होता है, प्रवृत्ति अच्छी होती है, साथ साथ वो बहुत ही अनुकूल पर्यावरण का निर्माण कर लेता है। जहाँ भी जाए उसके हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेता है, क्योंकि बुध है वो उसको पता है कि मुझे कब किसी से कैसे अपना काम निकलवाना है। थोड़ी कंजूसी भी होती है क्योंकि चंद्रमा भी साथ में बैठ जाते हैं। राशि भी कन्या की बनी और राशि का अधिपति बुध भी वहीं बैठ गया तो दोनों तरीके से व्यक्ति को बल मिला, क्योंकि लग्न भी वही और राशि भी वही। तो अब यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई फ्लक्चुएशन बना नहीं। ध्यान से समझेंगे तो किसी की भी कुंडली बड़ी अच्छी बनती है और किसी भी कुंडली को उतने ही इंटरेस्ट के साथ अगर देखेंगे तो अपनी कुंडली को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ राशि का अधिपति यही बैठा चंद्रमा, लग्न का अधिपति बुध और राशि का अधिपति बुध, तो दोनों में अगर एक साथ युति बन जाए तो यहाँ व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्पष्टवादी होता है, गलत और गंदी चीजों से दूरी बना करके चलने वाला होता है और किसी भी निर्णय पे बहुत ज्यादा फोकस करके विचार करने वाला होता है। लग्न में सूर्य प्रवृत्ति को गंदा नहीं होने देंगे, मोरालिटी उसकी कभी भी कमजोर नहीं होती, वो बड़ा ही अच्छे तरीके से अपना हर एक काम नियमित होकर के बिना अनियमितता के कर लेता है। लग्न में शुक्र नीच के हैं जिनका नीच भंग होगा क्योंकि बुध वहीं बैठे हैं। अब यहाँ एक और भी अच्छी बात होगी कि अगर बुध के साथ शुक्र भी नीच के बैठे हों या उच्च के बुध हों और साथ में शुक्र हो जाए तो वहां पे बुध का प्रभाव थोड़ा कमेगा भी। ऐसी अवस्था में हमें शुक्र की दशा पे थोड़ा बहुत सावधान भी होना चाहिए। शुक्र की दशा में नुकसान ना हो और बाहर से व्यक्ति का संबंध कैसे बने इस पर ज्यादा विचार करना चाहिए। लग्नेश का जन्म कुंडली में लाभ भाव के अधिपति के साथ युति में जाना ये महाधनी योग होगा और धन भाव में उच्च के शनि गुरु के साथ विचार करिए तो लग्न तो पहले ही बलवान है, लाभ भाव के अधिपति लग्न में बैठ करके महाभाग्यशाली महाधनी योग लगा दिए। 12वें भाव के अधिपति और लग्न में सूर्य वैसे भी वो कारक हो जाते हैं तो सूर्य शुक्र और बुध का एक साथ आना प्रवृत्ति में कभी कभी बिल्कुल ही कमजोरी देंगे। ऐसा एक सामान्य सा एक निर्णय जो व्यक्ति को सफोकेट कर सकता है कभी कभी, पर ये अलग तरीके से बलवान भी बनाएंगे। कई तरीके से व्यक्ति हो सकता है कि अवसर चूक जाए और बाद में उस अवसर का लाभ उसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाता है। आरंभ में उसको लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा सोच करके वो कई बार किसी काम को छोड़ देता है, त्याग देता है। बाद में जब उसका फायदा उसे दिखने लगता है तो फिर वापस वो उसमें इंटरेस्ट लेता है और वापस उससे वो कई गुना ज्यादा फायदा कमा लेता है। ये प्रवृत्ति सूर्य बुध और शुक्र के कारण लग्न में विचारने से होगी। लाभ भाव के अधिपति के लग्न में बैठने से महाधनी योग, धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हों और जन्म कुंडली के धन भाव में ही गुरु जो कि धन के कारक होते हैं, यहाँ व्यक्ति गंभीर नेचर का होगा, गंभीर वाणी का होगा, गंभीर काम करने वाला होगा, धनाढ्य होगा और बहुत ही संतुलित होकर के धन को खर्च करने वाला होगा। उसके पास कभी भी धन के कमाने की इच्छा कभी भी कंपित नहीं होती, कमजोर नहीं होती और हमेशा ही धन को बांध करके रखने की एक अलग तरीके से उसके पास रणनीति जागृत रहती है। घूम घूम करके पैसे कमाए, स्थिर होकर के पैसे कमाए, दो राहे पे खड़ा हो जाए, कहीं भी खड़ा हो जाए, किसी न किसी वजह से कहीं ना कहीं से वो पैसे निकाल ही लेता है। ये धन के मामले में विशेषतया अगर पराक्रम भाव को देखेंगे तो पराक्रम भाव के अधिपति मंगल बनते हैं, वृश्चिक राशि के अधिपति यहीं बैठे। इसका मतलब है कि लग्न बलवान, धन भाव बलवान, क्योंकि उच्च के शनि और इस कुंडली के लिए शनि जो होते हैं वो पंचमेश होकर के उच्च के हुए हैं। पंचम भाव के अधिपति या पंचम के कारक के साथ अगर द्वितीय भाव में युति होगी तो पंचम भाव भी बलवान होगा, संतान का सुख भी मिलेगा, यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और प्रभाव अभाव
ये सब बने रहेंगे। और मैं जहां तक समझता हूं कि ये पंचम भाव को भी एक अलग तरीके का दृष्टिकोण देंगे, क्योंकि पंचमेश के साथ अगर पंचम का कारक गुरु बैठेगा तो व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र से युक्त होकर के कई तरीके से व्यक्ति काम कर लेता है। और एक जो सबसे अच्छी बात है कि लग्न में इतने सारे ग्रह हैं फिर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के लग्न में आने से व्यक्ति का डिप्लोमेट होना बड़ा मजबूत हो जाएगा। वो व्यक्ति बहुत ही सूक्ष्म अन्वेषण करता होता है, बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, गंभीर नेचर को धारण करने वाला होता है, आयु उसकी अच्छी होती है, प्रबुद्ध होता है, मानसिक संतुलन को साथ में लेकर के कभी भी किसी भी चीज से कभी भी अपने आप को नेगेटिव प्रभावित नहीं करेगा। देश विदेश की यात्रा करने वाला, लोगों से सामंजस्य बना करके कैसे अपना काम करना है, ये बुध और चंद्रमा के कारण और सूर्य के कारण उसका प्रभाव कैसे मजबूती से अपने आपको समाज के सामने कैसे उपस्थित करना है, ये सारी जो कलाएं हैं वो व्यक्ति को सूर्य के कारण और चंद्रमा के कारण मिल जाती हैं। लग्न में बुध उसको तुरंत बदलने वाला, परिस्थिति के हिसाब से सामंजस्य बनाने वाला। द्वितीय भाव में शनि और गुरु धनदायक और धन वृद्धि के योग लगाएंगे। तृतीय भाव में पराक्रम योग, जहां व्यक्ति कम्युनिकेटिव, बहुत ही ज्यादा शांत होकर के, दत्तचित्त होकर के किसी भी काम पे फोकस बढ़ा करके काम करता है, उसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हाईली एक्टिव होता है और बहुत ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी के साथ काम करता है। चुंबकीय शक्ति और आकर्षित करने की क्षमता समाज के किसी भी वर्ग को अपनी तरफ हो जाती है। थुलथुले शरीर के साथ, पिंडलियां बहुत मजबूत जंघाओं वाला, तीव्र नेत्र, मोटे भाव का मालिक और बहुत ही शरीर पे कई बार अधिक बाल की स्थिति भी देखी जाती है, पर सर पे बाल थोड़े कम से होते हैं, ऐसी स्थिति भी होती है। कन्या लग्न की कुंडली, वैसे भी मैंने ये बात कई बार कही है कि जो कन्या लग्न के लोग होते हैं वो ढूलमूल होते हैं, कभी बदल जाएं, कभी उनको उसी चीज के लिए कई बार खुश होते देखा जाता है, कई बार उसी चीज के लिए वो नाराज हो जाते हैं, ये स्थिति बनती है। तो पंचम और चतुर्थ ये दोनों ही भाव इनकी कुंडली में, जहां माता से सुख, माता को थोड़े बहुत परेशानी स्वास्थ्य से, लेकिन व्यक्ति अनुभवी होता है। छठवें भाव के अधिपति भी अपने भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं। सरकार से, न्यायालय से, कोर्ट केस कचहरी से, किसी भी तरीके के दुश्मनों से, किसी भी तरीके की विपरीत परिस्थिति से व्यक्ति कभी डरता नहीं है। ज्ञान के बल पे अपने शत्रुओं का दमन कर देता है और कोई भी इनका अधिकार छीन नहीं सकता और इनका जो अपना पैतृक धन है वो भी जातक को मिल ही जाता है। सातवें भाव के अधिपति गुरु जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में, ऐसी स्थिति में दाम्पत्य को कई बार विलंब से या देर से, या एक बात और भी यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो द्वितीय संतति है उसके विकास को लेकर के बहुत ज्यादा व्यक्ति को सजग होने की आवश्यकता है, या फिर पत्नी के रूढ़िवादी न होने का, या रूडियल जैसे होता है ना, रूड बिहेवियर, ऐसा ना हो, ऐसा उनको ज्ञान थोड़ा सा दे देना चाहिए। वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ना हो और बहुत ज्यादा जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कि कुछ भी किसी को बोल देने वाला या अपने धन का घमंड ना करने वाला, ऐसा बनाना होगा, क्योंकि वो कई बार ऐसे हो सकती हैं कि उनको अपने धन का अहम हो जाए, जो कि आपका कभी भी नहीं होता। धन कभी भी किसी का नहीं होता, वो हमेशा भगवान नारायण का ही होता है, क्योंकि वो लक्ष्मी है जो हमेशा भगवान नारायण के चरणों में ही अपने आप को अर्पित करके रखी है। यह धन आपके पास आतिथ्य के रूप में आता है। अगर अच्छा आतिथ्य किया, उसका सदुपयोग किया, उसको ब्राह्मणों को दिया, मंदिरों के दान के लिए दिया, जरूरतमंद को दिया और सामाजिक क्षेत्रों में दिया, धार्मिक क्षेत्रों में दिया, तो निश्चित रूप से उसकी गति हमेशा आपके पास आपकी तरफ होगी। लेकिन अगर ये नहीं किया और अपने ऐश्वर्य और मौज मस्ती पे खर्च किया, किसी भी तरीके से समाज का लाभ आपके इस धन से नहीं होता है, तो यकीनन वो धन आपके पास बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा और एक बार ढलान पे आना पड़ता है। ऐसी भी स्थिति होती है। अष्टम भाव के अधिपति का तृतीय में जाना ये अच्छा योग होगा, विपरीत राज्यों की स्थिति बनेगी और मैं समझता हूँ कि व्यक्ति के पास भाग्य का बल होता है। अपने पराक्रम के बल पे व्यक्ति संपूर्ण सुविधाओं को इकट्ठा करता है। माता का सुख, माता की आयु, माता का लाभ और समाज को किस तरीके से गति देने की आवश्यकता है, ये व्यक्ति के पास बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। दूर देश की यात्राएं व्यक्ति हमेशा ही जीवन में करता रहता है। नवम भाव के अधिपति का लग्न में, कन्या लग्न की कुंडली के लिए एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। कन्या लग्न की कुंडली के लिए अगर शुक्र नीच के भी बैठेंगे तो कभी खराब नहीं होंगे, क्योंकि भाग्येश होकर के वो लग्न में बैठेंगे और मैं समझता हूँ कि वो कभी भी बुरे परिणामों से व्यक्ति को ओझल कर देते हैं और वो
व्यक्ति को सांसारिक और मायावी जीवन में लिप्त करने वाले हो जाते हैं। माया का असर कई बार व्यक्ति के ऊपर ज्यादा होता है, भौतिकता का असर व्यक्ति के ऊपर कई बार ज्यादा होता है। महंगी चीजें, महंगी गाड़ियां, महंगा सामान, महंगी चीजें, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में व्यक्ति बहुत ज्यादा अंदर तक समाया होता है। उससे बाहर निकलने का प्रयास निश्चित रूप से करना चाहिए। परमात्मा की शरणागति, ईश्वर के मंत्रों का जप, गणेश जी के मंत्रों का जप, सूर्य को अर्घ, रक्त चंदन की माला, और निश्चित रूप से एक बात और कहूंगा तो बुद्ध का रत्न पन्ना भी धारण इस कुंडली में किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे अभी आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है, तो वैसे आप चाहें तो गुरु का रत्न तो नहीं, पर पन्ना बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है। दशम भाव के अधिपति हैं राहु, वहां दशम स्थान में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, अपने ही नक्षत्र के बैठेंगे, मिथुन राशि के अंतर्गत 14 डिग्री पे बलवान। ऐसी अवस्था में राहु की दशा भी आपकी कमजोर नहीं गई है और निश्चित रूप से उसने आपको दिया भी है। एकादशवें भाव के अधिपति चंद्रमा का लग्न में बैठना महाभाग्यशाली, महाधनी योग होगा और व्यक्ति अपने जीवन में संपूर्ण इच्छा और संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति कर लेता है। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी होगी, क्योंकि छठवें भाव के अधिपति के साथ अगर गुरु बैठेंगे तो व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाले विपरीत प्रकार की परिस्थितियों से और उसको समझने का एक अलग दृष्टिकोण देंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी होगी, जहाँ व्यक्ति के पास अलग और कई प्रकार का ज्ञान उसको मिल जाता है, जैसे धर्म का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, दर्शन का ज्ञान, चीजों को समझने में दिमाग लगाना हो, छोटी छोटी चीजों पे कैसे दिमाग लगा करके उसको बेहतर और भी परिणाम में उसकी तब्दीली करनी है, ये बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति के पास आता है। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए, राहु की दृष्टि लग्न को। ऐसी अवस्था में व्यक्ति चाह करके भी कई बार बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाता, वक्त नहीं होने के कारण कई बार उसको ये शिकायत करने का मौका मिल जाता है। न चाहते हुए भी कई बार अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा भी देख रहा हूं। शनि की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि पीछे मंगल बैठे हैं और यहाँ पे गुरु की राशि बनी है। शनि और गुरु का संबंध व्यक्ति को सरकार से लाभ और माता और पिता से लाभ, ये दोनों ही चीजें मिल जाती हैं। शनि की दृष्टि यहाँ पे आयु देगी, हालांकि व्यक्ति को कई बार बीमारी भी साथ में देती रहती है। शनि की दृष्टि यहाँ के लिए लाभदायक नहीं है, मतलब शनि की दृष्टि यहाँ के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं है, पर भौतिकीय सुख सुविधाओं के लिए वो लाभदायक होगी। शनि की दृष्टि यहाँ के लिए आयु तो देगी और निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा कई बार विचार करने के लिए मजबूर कर देती है और कई बार एकाकी बना देती है। शनि की दृष्टि यहाँ के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं, क्योंकि शत्रु की राशि है, पर अलग बात होगा कि चंद्रमा लग्न में बैठे हैं। नवांश कुंडली में गुरु और बुध का व्यापारिक दृष्टिकोण, लग्न में शुक्र वर्गोत्तम, चंद्रमा व्यापार और शनि उच्च के, दाम्पत्य का सुख बहुत अच्छा। गुरु का प्रभाव चंद्रमा से केंद्र में, गुरु का प्रभाव लग्न से केंद्र में। नवांश कुंडली में गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में होना। पत्नी बहुत ज्यादा अच्छे स्वभाव की और चंचल मानसिकता की मिलती है, उनको लेकर के चलने की स्थिति बड़ी अच्छी होती है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतर परिणाम यहाँ पे चारों ही घर में ग्रहों का बैठना आपके दाम्पत्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मंगल के साथ राहु, ससुराल से संबंध सामान्य होते हैं, उनके साथ अगर हो सके तो और भी ज्यादा जो मन में प्रवाह है उनको लेकर के नेगेटिविटी, उसको दूर करने का प्रयास कर लेना चाहिए। यहाँ के लिए सूर्य, कभी भी दाम्पत्य टूटे नहीं, हमेशा प्रेम बना रहे, सामने वाला लॉयल है, आप भी हैं। केतु यहाँ बैठे हैं, कई बार थोड़ी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति को पैदा करेंगे धन को लेकर के, कि कई बार धन वहाँ ज्यादा खर्च हो जाए, कई बार यहाँ हो जाए, आप ना चाहते हैं, कई बार पत्नी वहाँ के ऊपर वहाँ खर्च कर देती है, ऐसा संभव है, हालांकि ये बहुत छोटी बात है। नवमांश के बाद दशमांश कुंडली में शनि उच्च के राहु के साथ, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। बुध का यहाँ बैठना, व्यक्ति कभी भी उल्टे पुल्टे कामों से धन नहीं कमाएगा। सूर्य के साथ मंगल, हमेशा ही पराक्रम को तवज्जो देने वाला और पराक्रम पे भरोसा करके थोड़े धर्म से जुड़ करके व्यक्ति अपना काम निकाल लेता है। क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी है, चीजों को समझने की स्थिति बड़ी अच्छी है, ज्ञान आला दर्जे का और बहुत ही अच्छे तरीके से। भाग्य का लाभ हमेशा ही व्यक्ति को मिलता रहेगा। पंचम भाव का बल व्यक्ति के पास हमेशा ही मिलता रहेगा। व्यापार, हमेशा ही व्यक्ति खुद का कारोबार करके धन इकट्ठा करे तो बहुत बढ़िया है। किसी भी स्थिति में किसी के सामने चिरौरी करने की, किसी के सामने हाथ फैलाने की कभी भी कोई नौबत नहीं आएगी, ये गारंटी देके कहता हूँ। लग्न में सूर्य है, पराक्रमी, बुद्धिमान, यशस्वी, गुणकारी, और द्वितीय भाव में गुरु और शनि का बैठना सरकार से हमेशा ही लाभ, और कई बार व्यक्ति अथाह धन का मालिक भी होता है। एक बात और बता देता हूँ, आपकी इस कुंडली में सूर्य जो बैठे हैं वो ऊर्जा देते रहेंगे, उनको और भी हमेशा बल देने के लिए अगर बन पड़े तो रविवार को नमक बिल्कुल भी बंद कर दीजिए।
चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी के हैं, इस अवस्था में आपके पास आत्मबल हमेशा ही बना रहे। मंगल आपकी कुंडली में क्रिएटिविटी देंगे, अगर कुछ हो सके तो और भी ज्यादा दिमाग लगाने का काम कर सकते हैं। बुध आपकी कुंडली में बढ़िया है, वो आपको थोड़े से सेटिस्फाइंग नेचर का बना रहे हैं, जहां व्यक्ति कई बार चलो ठीक है ऐसे वाले स्थिति में आता है, पर ये बुध की दशा की बात होगी। बुध की दशा में व्यक्ति का बल बढ़ता है, बुद्धि का बल बढ़ता है, वाणी का बल बढ़ता है। गुरु जन्म कुंडली में बेहतरीन है और निश्चित रूप से वो आपको बहुत ज्यादा प्रसार करने वाला बना रहे हैं, जहां व्यक्ति की पहचान बड़े दूर दूर तक होती है और उसका प्रोडक्ट कई जगह पे प्रसारित होता है और कई लोगों के साथ मिलकर के वो कई सारा काम करता है। पार्टनर के साथ जुड़ करके भी अगर कोई काम करना हो, निसंदेह किया जा सकता है। आपकी कुंडली के लिए सबसे अच्छा अंक होगा 4 अंक अच्छा रहे, वृषभ राशि और मकर राशि अच्छी रहे, दिशा उत्तर अच्छी रहे, उत्तर दिशा बहुत अच्छा रहे, हस्त नक्षत्र बहुत बढ़िया रहे, चित्रा अच्छा रहे, विशाखा अच्छा रहे, पूर्वाषाढ़ा अच्छा रहे, स्वाति अच्छा रहे, मृगशिरा अच्छा रहे, पुष्य और पुनर्वसु ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। आपकी कुंडली के लिए धन कमाने के लिए जो दिशा है वो उत्तर दिशा बहुत अच्छी रहेगी और मैं समझता हूं कि ये कुंडली इस मामले में बहुत अच्छी है। षडबल के आधार पर अगर बात करूंगा या फिर तत्वों के आधार पर, तो सूर्य के पास तत्व के आधार पर थोड़ा बल कम होगा, वो कई बार बहुत ज्यादा अच्छे बहुत ज्यादा बुरे नहीं होंगे, आपके लिए सामान्यतया संतुलित होकर के परिणाम देते रहेंगे। गुरु और शनि आपकी कुंडली में हमेशा ही अच्छे परिणाम देंगे। इनकी दशाएं भी आपकी कुंडली में लाभदायक, धन के लिए, व्यवसाय के लिए, धन के संचय के लिए, जैसे गुरु की दशा चल रही है तो ये सब आपकी कुंडली में गुरु की दशा में और शनि के बाद इसके बाद भी आने वाली दशा निश्चित रूप से अच्छा परिणाम देगी। मंगल थोड़े कमजोर होंगे, इस वजह से ऊर्जा वो ज्यादा लेंगे, हालांकि वो आपको पराक्रमी बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, लोगों को पकड़ करके उनसे किस तरीके से अपना काम निकालना है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मंगल और बुध के कारण आ रहा है। राहु ठीक है, थोड़े वायु तत्व की राशि में बैठे हैं, वैसे खराब नहीं है और मैं समझता हूं कि उनके ऊपर गुरु की दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है, तो एक पापग्रह और एक शुभ ग्रह, जिसमें से वो कई बार अगर केंद्र में दशम स्थान में बैठेंगे तो कभी भी कमजोर नहीं होंगे। और मैं तो समझता हूं कि वो आपकी कुंडली में राहु की दशा, मतलब राहु की दशा, गुरु की दशा और शनि की दशा, ये तीनों ही दशाएं आपकी कुंडली में बहुत अच्छी जाने वाली। बुध तो वैसे भी अच्छा जाएगा, तो ये बात बनती है। वैसे एक बात और बता दूं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा को छोड़कर के बाकी सारे ही ग्रह आपकी कुंडली के षडबल में ठीक होंगे। षडबल में चंद्रमा का बल थोड़ा कमजोर होगा, बल के आधार पर मंगल विंशोपक बल में, नक्षत्र के आधार पर भी मंगल के पास ठीक ठाक बल देख रहा हूं। मंगल, बुध और शनि ये तीनों ही आपकी कुंडली में अच्छे रहेंगे हमेशा ही, चाहे अंतर में हो चाहे प्रत्यंतर में हो। आपकी कुंडली में शुक्र की दशा में घर में मांगलिक कृत्य हो, शुक्र की दशा में यात्रा हो, शुक्र की दशा में नया काम मिले, शुक्र की दशा में नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए, शुक्र की दशा में व्यक्ति भौतिकीय संसाधन इकट्ठा करने का, भाग्य का लाभ मिलने का। शनि और गुरु की दशा में भी ये दोनों ही चीजें होती हैं। शनि की, जब आपकी कुंडली में सबसे कठोर दशा कौन सी हो सकती है जो कमजोरी को आपको दिखा सकती है? शुक्र की दशा में या शनि की दशा में शुक्र चले या गुरु की दशा में सूर्य चले, गुरु की दशा में मंगल चले, ये कुछ कमजोरी रहेगी। सूर्य की दशा में मंगल चले, सूर्य की दशा में शनि चले, सूर्य की दशा में शुक्र चले, शुक्र की दशा में सूर्य चले, इन सबका अगर कनेक्शन बनेगा तो आपको सावधान होना चाहिए और निश्चित रूप से उस अपने लोगों को, अपने जितने भी लोग हैं उनके लिए वसीयत तैयार करके पहले से ही रख देना चाहिए। वैसे आपके पास आयु आपकी बड़ी अच्छी है क्योंकि शनि जन्म कुंडली में अष्टम भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव के अधिपति स्वग्रही हैं और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में विपरीत परिस्थिति का निर्माण कभी भी नहीं होगा। भाइयों का लाभ आपके पास है, छोटे भाई बहनों का लाभ आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, बड़े भाई बहनों से भी ज्यादा। वैसे आपकी कुंडली में आपका स्वभाव और आपका ज्ञान दोनों ही एक साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मैच करते हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए होरा कुंडली बता देता हूं। आपकी कुंडली में चंद्रमा, गुरु और बुध की दशा अच्छी जाएगी। इस गुरु की दशा में आपको मेहनत करनी होगी और ये आपके मानसिक शांति के साथ ये देते हुए निकल जाएंगे। इसके बाद शनि आएंगे जहां आप खुद और भी ज्यादा मेहनत करेंगे, अपने आप और भी ज्यादा मेहनत में डाल करके और उससे धन इकट्ठा करेंगे। ये शनि की दशा में होगा। शनि की दशा में थोड़ी सी जो है वो आलस्य की स्थिति बढ़ेगी, वहां आप थोड़े से शांत होंगे, गंभीर होंगे और भी ज्यादा जीवन को गहराई से निकट से आकर के समझेंगे और खुद को थोड़ा और भी लेवल में ऊपर ले जाकर के स्थापित करेंगे, जहां व्यक्ति ऑटो पायलट मोड में चला जाता है।
गुरु की दशा बहुत अच्छी है, इसको किसी भी तरीके से नुकसान में मत जाने दीजिएगा। खूब मेहनत करके इसको किसी भी तरीके से, हालांकि वो आपकी कुंडली में है, मैं समझता हूं कि व्यापारिक दृष्टिकोण है क्योंकि तुला के बैठे हैं, आप खुद का कारोबार कर रहे हैं, इससे ज्यादा अच्छी बात आपकी कुंडली में कुछ भी नहीं हो सकती है। क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति द्वितीय में बैठे हैं, ये खुद का कारोबार करवाते हैं। गुरु तुला के बैठे हैं, खुद का कारोबार करवाते हैं। धर्म को जीवन में रखिए, बहुत ज्यादा घुमंतु मत बनिए। मौज मस्ती करना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। अगर हो सके तो धार्मिक यात्राओं पर विशेष बल दीजिए। किसी मंदिर के खर्च का वहन हर महीने अपने पैसे से करें, उसका खर्च अपने जिम्मेदारी, उसका खर्च, उसके पंडित का खर्च, उसके ब्राह्मण का पूजन, उसके ब्राह्मण को हर महीने कुछ न कुछ दान स्वरूप अवश्य ही दक्षिणा दिया करिए। इससे आपके धन को और भी ज्यादा गति मिलेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत